नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आज पीएम मोदी के इजरायल दौरे का दूसरा दिन है और थोड़ी ही देर के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने वाले हैं, जिसमें उच्च तकनीक, व्यापार, कृषि के अलावा सबसे ज्यादा जो समझौता है जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं, वो है दोनों देशों के बीच होने वाला रक्षा सौदा। इस मसले पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है। उनसे आपका पहले परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं चरण सिंह सापरा साहब, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के। हमारे साथ है कर्नल तेज टिक्कू साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर कमल मित्रा चिनाय जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। अशोक सज्जनहार साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश सिन्हा जी, आरएसएस चिंतक, और सुधांशु मित्तल जी, बीजेपी के नेता। ये तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज कई देशों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि भारत और इजरायल के बीच कई अहम रक्षा समझौते होने हैं। और बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच करीब 13,000 करोड़ के रक्षा समझौते पर आज हस्ताक्षर हो सकता है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से परिचय करा दूं उनका। हमारे साथ हैं कर्नल तेज टिक्कू साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर कमल मित्रा चिनाय जी, विदेश मामलों के जानकार। अशोक सज्जनहार साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। राकेश सिन्हा जी, आरएसएस थिंकर। सुधांशु मित्तल जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और चरण सिंह सापरा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुधांशु मित्तल जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले कर्नल तेज टिक्कू साहब, ये जो सबकी नजरें टिकी हुई हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस इजरायल दौरे पर, और आज दूसरा दिन है, और सबसे अहम दिन इसलिए क्योंकि आज रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर हो सकता है। और कहा जा रहा है कि 13,000 करोड़ की डील हो सकती है। इससे सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है पाकिस्तान और चीन। जैसा कि मैं वहां के विदेशी अखबारों को देख रहा था, पाकिस्तान सबसे ज्यादा घबराया हुआ है इस दौरे को लेकर। ये 13,000 करोड़ की जो डील हो रही है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम ऐसे ड्रोन लेंगे जो मिसाइल से ले, हम ऐसे तकनीक वहां से लेंगे जिससे हमें अपनी सरहद में रह करके दुश्मन को कैसे नाबूद करना है वो हम कर पाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि इस समझौते में वो तमाम चीजें होंगी? देखिए, पहला तो सबसे बहुत जरूरी जो विषय है वो ये है कि 1916-17 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है। अगर हमने अपने इतने बड़े मुल्क की, जहां पर हमारे नॉर्थ में और वेस्ट में दुश्मन ताक में रहता है कि वो हमें क्या नुकसान पहुंचाए, अगर हमने उन दोनों के ऊपर, जैसा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बताया है कि 2.5 फ्रंट पर हम लड़ाई लड़ सकते हैं, तो इसमें कोई शक है ही नहीं कि हमें पूरे मॉडर्न हथियारों से अपने आप को लेस करना पड़ेगा। जहां तक आपने मुझे स्पेसिफिक सवाल पूछा ये ड्रोन्स के बारे में, अमेरिका ने अभी हमें एक ड्रोन दिया है MQ-9, लेकिन वो अनआर्म्ड है, वो आर्म नहीं है। प्रेडेटर आर्म्ड है। और हिरोन जो प्रेडेटर आर्म है वो उन्होंने नहीं दिया, हमें रीपर भी नहीं दिया। तो हिरोन जो है आर्म्ड है, और उसकी एक क्षमता ये है, खासकर हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा कारगर हो सकता है, क्योंकि आप अपने इलाके के अंदर उसको उड़ान भर सकते हैं, लेकिन मिसाइल जो है कई किलोमीटर अंदर उन जगहों को हिट कर सकता है जहां पर कैंप्स बने हैं आतंकवादियों के, जो उनके लॉन्चिंग पैड्स है। तो उस लिहाज से ये डील तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी होगी, और पाकिस्तान को अगर इस चीज से सदमा पहुंचा है या वो खुश नहीं है तो वो बिल्कुल जायज है कि उनको डरना चाहिए इस बात से। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस मॉडर्न युग में बदकिस्मती से हमारा DRDO बिल्कुल पीछे रह चुका। काफी सारा पैसा वहां लगा है, लेकिन कुछ खास उन्होंने पैदा नहीं किया। न तेजस आया, न हमारा टैंक फोर्स बढ़ा है। तो इस वजह से जो हमारी जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है वो काफी पीछे है। और इजराइल एक देश है जो विलिंग है हमें लेटेस्ट इक्विपमेंट देने के लिए। मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर चीन और पाकिस्तान नाराज हो जाता है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। अभी सिर्फ इजराइल के पास है, उसके अलावा जर्मनी के पास है, और किसके पास ये तकनीक? नहीं, अमेरिका के पास ये टेक्निक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, इजराइल का जो
उनकी इजराइल बहुत सारा पैसा खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने अकेले लड़ना, और वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। वो जब उनका लड़ाई हो जाएगी किसी भी देश के, वो अमेरिका नहीं भाग सकते लेने, क्योंकि उनके पास उतना टाइम ही नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अपने DRDO में इतना पैसा खर्च किया, उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, आर्म्स, एमिनेशन, इक्विपमेंट, लेजर्स, गाइडेड मिसाइल, सब कुछ है। बराक वो जो है उनका, वो एंटी मिसाइल है। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, अगर किसी भी अरब देश है जो उनके दुश्मन है, वहां से मिसाइल उड़ेगा तो उनको 1 मिनट का भी वार्निंग पीरियड नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ भी वही है, क्योंकि हमारे बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर बिल्कुल साथ में बड़े बड़े शहरों के साथ लगा हुआ है। तो हमारे को भी ये टाइम, तो कुछ हालात जो स्ट्रेटेजिक हालात है उनके और हमारे एक जैसे हैं। तो अगर हमारे सिस्टम हमारे पास, उनके सिस्टम हमारे पास आ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे एक्रिशन हो जाएगा, मिलिट्री स्ट्रेटेजी में हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। प्रोफेसर कमल मित्रा चिनाय साहब, जो बात यहां पर कर्नल तेज टिक्कू साहब ने कही कि ये जो हेरॉन TP ड्रोन है, इसकी खासियत भी इन्होंने बताई कि कैसे हम एक जगह बैठकर एक बटन बस केवल दबाना है ऑपरेटर को, और उसके बाद देखिए दूर तक जाकर, वो सरहद के पार जाकर तबाही मचा सकता है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने उसमें ड्रोन कैमरों का सहारा लिया, उसकी मदद ली, लेकिन यह ड्रोन ऐसा है कि इसमें मिसाइलें भी हैं। हम देख भी पाएंगे कि दुश्मन के कैंप्स कहां पर हैं और कब उसको तबाह करना है, वो समय भी हम तय कर पाएंगे, और उसके लिए हमें सीमा भी नहीं लांघना पड़ेगा। और मैं जो पढ़ रहा था पाकिस्तानी अखबारों में जो लिखा हुआ है इस PM मोदी के इजराइल दौरे पर, पाकिस्तान अखबार ये लिखता है कि भारत इजराइल का पुराना गिरोह है। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान को रोकने के लिए इजराइल ने भारत का सहयोग किया है। और साथ में वो ये लिख रहे हैं कि गजनफर अली साहब कि हिंदू राष्ट्र और यहूदी राष्ट्रवाद की वो तुलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आक्रामक कूटनीतिक चालों का हमें जवाब देना होगा। यानी कि ये जो समझौता आज होने वाला है, सबसे ज्यादा घबराया हुआ पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान इसलिए भी घबराया हुआ है कि काफी अमेरिकी हथियार पहले उन्हें मिले थे, भारत को नहीं मिले थे। अब पाकिस्तान ये समझ रहा है कि इजराइल के रास्ते को भारत को ये मिल रहा है, मगर ये भी जरूरी कि ये छोटा सा देश है इजराइल, घिरा हुआ है। वो चाहते हैं कि जितना वो आर्म्स और ड्राई फार्मिंग इत्यादि से पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं, वो उनके लिए सुरक्षा के लिए ज्यादा है। तो ये कहना कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ यहूदी राष्ट्र जा रहा है, ये नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं खुद यहूदी हूं, यहूदी के चाल चलन में बहुत फर्क है, और उनमें भी भिन्नता है जैसे हिंदुओं में भिन्नता है। मतलब भारत में भी बगदादी यहूदी हैं और दूसरे यहूदी भी हैं, बनी इजरायली और कोचेनी, और ये सिर्फ 4,500 में से। तो ये बात में तो कोई दम नहीं है। जहां तक रही बात चीन की, चीन को अब मुकाबला ज्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ हथियार ज्यादा है। पर मुझे लगता है कि हमें केवल हथियार के बारे में बात नहीं करना चाहिए, हमें समझौते के बात करना चाहिए जितने हम कर सकते हैं उनके साथ, ड्राई फार्मिंग में और जो टेक्निक वगैरह है। और उसके साथ साथ यदि अरब देश और उनके बीच में हम कुछ बात करवा सकें तो वो भी बेहतर होगा, क्योंकि हमारे संबंध अरब देशों के साथ काफी अच्छे हैं। अशोक जनार साहब, देखिए इन्होंने एक पॉइंट यहां पर उठा दिया कि अगर हम ये कोशिश कर सकें कि अरब देशों के साथ उनकी हम बातचीत करवा सकें, कई लोगों ने इसको लेकर बड़ा मुद्दा बनाया कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, पहली बार देश का प्रधानमंत्री इजराइल दौरे पर है और हम सिर्फ इजराइल तक होकर आ रहे हैं, हम फिलिस्तीन नहीं जा रहे हैं, मुस्लिम देश नाराज हो जाएंगे, क्या उसको मैसेज जाएगा, इसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये इतिहास के केचुल को छोड़कर एक नया अध्याय लिखने वाला होगा ये दौरा, प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। मेरे विचार से ये बहुत ही साहसिक कदम है, बहुत ही करेजस कदम है, और इससे बिल्कुल हमने ये साफ दुनिया को बता दिया है जो पहले हम हाइफनेशन था इजराइल और फिलिस्तीन का, उससे हम बिल्कुल अलग हो गए हैं। और ये नहीं है जो हमने अपना प्रिंसिपल स्टैंड जो था फिलिस्तीन के पक्ष में, जो उनको एक स्वतंत्र राष्ट्र, स्वावलंबी राष्ट्र बनना चाहिए, उनको अपनी जगह मिलनी चाहिए, वो हमने नहीं छोड़ा। हमारा प्रिंसिपल सपोर्ट अभी भी है उसके लिए। परंतु ये जो कहा जाता है, जो भारत और इजराइल के संबंध पहले से भी रहे हैं, चाहे हमारे डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन 1992 से पहले भी, चाहे हम अगर रक्षा की बात कर रहे थे, सुरक्षा की अपनी बात कर रहे थे,
तो 1962 में भी, 1965 में, 1971 में हमारे वो नहीं थे उनके साथ संबंध, परंतु फिर भी उन्होंने हमारी सहायता की थी। न केवल डिफेंस इक्विपमेंट से परंतु ऑल्सो इंटेलिजेंस से, जो कहां पर क्या उनका मूवमेंट हो रहा है, ये सब उन्होंने हमारी सहायता की। और उसके बाद भी चाहे हम देखें 1998 में, ये तो डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन के बाद 1998 में जब हमारा पोखरण टेस्ट हुआ, बड़े सारे सैंक्शंस हमारे ऊपर लगे, परंतु इजराइल एक ऐसा देश था जिन्होंने आकर हमें बताया 1 महीने के अंदर जो इससे हमारे आपके संबंधों पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हम आपको ये सब जो सामान है ये सब सप्लाई करते रहेंगे। और कारगिल के समय में भी हमको बहुत सप्लाई किया गया है। तो ये देखना है, जो पहले भी हमारे संबंध अच्छे काफी तेज तरीके से बढ़ रहे थे, व्यापार में, रक्षा में, सुरक्षा में, कृषि क्षेत्र में। साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया है प्रधानमंत्री मोदी का जी, वो कुछ मिनट के अंदर देखिए 3-3 बार गले लगाए और उन्होंने कहा कि दोस्त, हिंदी में उन्होंने कहा कि दोस्त आपका स्वागत है जी। और 70 सालों के बाद कोई आया है भारतीय प्रधानमंत्री। हालांकि राजनयिक संबंध हुए हमारे 25 साल हुए हैं जी। राजनयिक संबंध 1992 के बाद से जिस तरीके से हमारे बढ़े हैं, व्यापार भी हमारा बढ़ा है। उस वक्त जो कुछ हजार करोड़ में हम करते थे, आज अरबों में हम व्यापार कर रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है हमारे साथ इजराइल, और हमें इन संबंधों को बहुत आगे ले जाना है। लेकिन चरण सिंह छापरा साहब, असदुद्दीन ओवैसी की बात हम छोड़ दें, जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इजराइल गए हैं तो उनको फिलिस्तीन भी जाना चाहिए था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरह की रिएक्शन आए कि हमें फिलिस्तीन को नहीं भूलना चाहिए। इस दौरे से और खास तौर पर आज जो समझौते होने वाले, हम सिर्फ रक्षा की बात नहीं करेंगे, हम एग्रीकल्चर की भी बात करेंगे, हम ट्रेड की भी बात करेंगे, हम जल संचय की भी बात करेंगे, हम कृषि क्षेत्र को कैसे रिफॉर्म करें, कैसे नई आधुनिक तकनीकें आए, साइबर क्राइम को हम कैसे रोकें, इन सब विषयों पर भी ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज समझौते हो सकते हैं। कांग्रेस इसे किस तरीके से देख रही है? क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री का, जो कि इजराइल की धरती पर पहली बार कदम रख रहा है, जितनी गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, कांग्रेस को भी अच्छा लग रहा होगा। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे का कोई विरोध नहीं किया है और प्राइम मिनिस्टर को मौजूदा परिस्थिति में जो जो काम करने चाहिए निश्चित रूप से मुझे लगता है उन विषयों पर वो बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ ट्रेड हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी जो 1953 में जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और मुंबई में पहला कॉन्सुलेट खोलने की इजाजत दी। उसके बाद में 92 में नरसिम्हा राव जी की सरकार, और उस सरकार ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरे ओपन किए और एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और एक फुल फ्लेज ट्रेड शुरू हुआ। फिर वो ट्रेड चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे ट्रेड टेक्नोलॉजी का हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, या फिर हमारे जो हथियार डिफेंस इक्विपमेंट का हो, ये तमाम सारी चीजें 92 से शुरू हुई, जो 200 मिलियन US$ से शुरू हुआ और 2012 जी बिलियन 5.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच। कांग्रेस की सरकारों ने ट्रेड शुरू रखा है। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो भारत में या बाहर मिले होंगे, इजराइल में नहीं मिले होंगे। निश्चित रूप से ये पहला प्रधानमंत्री का दौरा है भारत के प्रधानमंत्री का। लेकिन ये भी तो याद रखना चाहिए कि इससे पहले राष्ट्रपति भी 2015 में गए थे और उनके भी राष्ट्रपति 2015 में या 16 में जी यहां पर आए थे और मोदी जी को मिले थे। और ये जो एक रिलेशन है इजराइल और भारत का, ये बहुत पुराना है। 25 साल, आज जो 25वीं वर्षगांठ मना रहे, तो इसकी शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने की थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इसके विरोध में नहीं है। जी हाँ, लेकिन जहां तक पैलेस्टाइन का मुद्दा आता है, पैलेस्टाइन के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी का भी विषय कोई कांग्रेस से अलग नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि जब अब्बास आए थे तो अब्बास से भी मोदी जी ने वही बातें की थी और पैलेस्टाइन को एक अलग वो मिलना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए। ये तमाम सारी पॉलिसी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की भी है। लेकिन निश्चित रूप से यानी कि कांग्रेस को इस बात को लेकर कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि प्रधानमंत्री इजराइल का दौरा करके आ जाएंगे, वो फिलिस्तीन नहीं जाएंगे। जरूर देने पड़ेंगे। आप मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए कि निश्चित रूप से दो बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा कि 2015-16 में UNHRC में हमारी भारत की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2015 में थी, उन्होंने एब्सटेन किया था।
और 2016 में की सेटलमेंट रेजोल्यूशन में इजराइल के खिलाफ वोट करी थी, निश्चित रूप से उसका मतलब होता है कि हम पैलेस्टाइन को मदद करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पैलेस्टाइन वो सिमिलर है, और टुवर्ड्स इजराइल जो ट्रेड की पॉलिसी रहनी चाहिए वो भी सिमिलर है। तो इसको इस तरह से दिखा देना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नया करने जा रहे, ठीक है, जो पहले हो रहा था अब आधुनिक जमाना आ गया है, आधुनिक हथियार आ गए हैं, वो तो लेने ही है। तो जो आज की मौजूदा स्थिति में जो ट्रेड करनी है, आपके जवाब पर हमारे कई सारे मेहमान हैं जो कि इस पर कुछ कहना चाहते हैं। सुधांशु मित्तल जी से भी हम जवाब लेंगे, लेकिन हमें फिलहाल यहां पर रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सापरा साहब का यह कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नया करने वाले हैं। भारत और इजराइल का संबंध कांग्रेस के समय से है, काफी पुराना संबंध चला आ रहा है। ये कुछ पहली बार ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है जितना दिखाया जा रहा है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। तो भारत और इजराइल के बीच आज थोड़ी देर के बाद कई अहम क्षेत्रों में समझौते होने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा समझौता होगा रक्षा के क्षेत्र में। कहा जा रहा है कि 13,000 करोड़ का वो समझौता होगा, और उसमें हमें कई ऐसे हथियार और तकनीक मिलेंगे जो अभी तक गिने चुने देशों के पास ही है। सोचिए कि अगर वो तकनीक, वो हथियार भारत के मिल जाए, तो उसके बाद जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो रह रहकर हमें कभी कभी गीदड़ भपकी देते रहते हैं, उनकी हालत क्या होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक से पहले सापरा साहब ने, कांग्रेस के नेता ने, प्रवक्ता ने कहा था कि मोदी जी जा रहे हैं, वहां पर गए हैं, कोई नई बात नहीं है। और कांग्रेस का जो स्टैंड था वही बीजेपी का स्टैंड है, इसको बहुत ज्यादा हाइप देने की जरूरत नहीं है। सुधांशु मित्तल साहब इसका जवाब देना चाह रहे थे। सुधांशु मित्तल जी, क्या आपको भी यह लगता है कि कांग्रेस के स्टैंड और बीजेपी के स्टैंड और इस गवर्नमेंट के स्टैंड में कोई फर्क नहीं है? मोदी जी की इस यात्रा से बहुत कुछ खास होने वाला नहीं है, हम उम्मीद कर सकते हैं भले? खरे जी, मेरा मानना है कि विदेश नीति एक ऐसी चीज होती है जो सीधे राष्ट्रीय हित से जुड़ी होती है। विदेश नीति की नींव कोई 2 साल, 3 साल, 5 साल में नहीं पहले रखी जाती। ये जो कोई देश होता है उसकी जितनी उम्र होती है उसके हिसाब से उसकी नींव रखी हुई है। तो विदेश नीति के विषय में आम सहमति और आम समर्थन राजनीतिक स्तर पर खास तौर से बहुत जरूरी भी होता है, और उसकी राष्ट्रीय हित में आवश्यकता भी है। तो मैं अभी सप्रा जी का जो बयान था उसका स्वागत करता हूं। इन्होंने उसमें कोई खिलाफत के स्वर अपनी तरफ से नहीं करे, जिसका कि स्वागत है। मूल्यांकन अपनी जगह है, मूल्यांकन के विषय में कुछ बातें हो सकती है, लेकिन इस विषय में कि हमें इजराइल से संबंध अच्छे रखने चाहिए, इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए इजराइल से चाहे तकनीक के मामले में, चाहे वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके हो, चाहे डिफेंस फोर्सेस के लिए आर्मामेंट को लेके हो, एडवांस टेक्नोलॉजीज हो, रिमोट सेंसिंग हो, मतलब 50 तरह की टेक्नोलॉजी जिनकी की इजराइल के अंदर महारती हासिल है उनको, चाहे उनको विषय को लेके हो, चाहे पानी के विषय में हो, चाहे हमारे खेती बाड़ी को लेके हो। मतलब 25 सेंटर जो है टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर से लेके बनाए जा रहे हैं, जिसमें इजराइल पहले भी 15 राज्यों में काम कर रहा है। तो इस सारी चीजों में एक आम सहमति राष्ट्र में है और उसका स्वागत है। जब ये ऐतिहासिक कहते हैं तो ऐतिहासिक इसलिए कहते हैं कि इतिहास में, यानी कि पहली मोदी फिलिस्तीन नहीं गए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं, मैंने ये नहीं कहा। इजराइल के संबंध अच्छे हो भारत से और भारत को उस पर महत्व देना चाहिए, इसका आम समर्थन सप्रा जी ने करा, जिसका मैंने स्वागत करा। अब मैंने क्या कहा कि ऐतिहासिक इसका जो परिपेक्ष है वो ये है कि आज पहली बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इजराइल गया है। आज तक कभी भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इजराइल गया ही नहीं था। 70 साल में हमें एक बहुत लंबा अरसा लग गया इनके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए, क्योंकि उसमें चाहे फिलिस्तीन का प्रश्न हो, चाहे अरब राज्यों से हमारे संबंधों का प्रश्न हो, उनके दबाव, वो भी एक प्रेशर ग्रुप अपनी जगह था, जिसके दबाव में हिंदुस्तान ने
जी, तो बहुत लंबे अरसे बिल्कुल, तक राजनीतिक बिल्कुल। संबंध ही नहीं रखे। हर देश, हर राष्ट्र का अपना अपना हित होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा आपने सुधांशु मित्तल जी। हर देश, हर राष्ट्र का अपना अपना हित होता है। 25 साल के राजनयिक संबंध हमारे हैं इजराइल के साथ। इजराइल भी देख रहा है कि एक बड़ा बाजार है भारत, 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी, और सबसे बड़ा वो आर्म्स एक्सपोर्टर है हमारे लिए, तीसरा सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर है। तो उसके लिए भी भारत एक बड़ा बाजार है। उसको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना है, भारत को उसकी जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन इस बीच जो प्रधानमंत्री और बेंजामिन नेतन्याहू, वहां के पीएम ने जो बात कही कि आतंकवाद को लेकर हम दोनों पीड़ित हैं और हमको मिलकर कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। सवाल है कि इस बार के समझौते में और जो बातचीत हुई है इस 25 साल के संबंधों में, जिसे कहा जा रहा है कि एक ऐतिहासिक यात्रा है, उस यात्रा से भारत को यानी हमें क्या मिलने वाला है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ राकेश सिन्हा भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले कर्नल तेज टीकू साहब भी, चूंकि हमने अभी डीपी ड्रोन की हमने बात की, जो माना जा रहा है कि इस रक्षा समझौते में एक अहम हिस्सा होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और ये हथियार अभी हमारे पास, ये ड्रोन हमारे पास नहीं है। इसके आने से जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के उस पार जो आतंकी कैंप चलते हैं उनको तबाह करना बहुत आसान होगा। हाँ, देखिए, एक जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसमें हमने फिजिकल फोर्स भेजा अंदर, और फिजिकल फोर्स जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर भेजते हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। तो अगर आपके पास वो साधन है जिससे आप अपनी सरहद में बैठकर, पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड तो खैर है ही इसकी जद में, लेकिन उनके कैंप्स जो हैं, जो पीछे होते हैं, अगर वो भी इसकी जद में आएंगे और आप उनको बिल्कुल नष्ट कर सकते हैं अपने सरहद में बैठकर एक बटन दबाने से, तो इट्स अ फोर्स मल्टीप्लाई का काम करेगा। और फिर आपको अगर अब पाकिस्तान क्या कर सकता है इसके लिए? पाकिस्तान के पास एक ही विकल्प है कि वो अपने लॉन्चिंग पैड्स और ट्रेनिंग कैंप जो आतंकियों और पीछे ले जाए। जब वो और पीछे ले जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका जो उसकी क्षमता जो है स्ट्राइक करने की बहुत ही डाइल्यूट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इससे ये जबरदस्त फायदा है। दूसरा ये फायदा है कि आपका कोई भी ट्रुप्स, आपके कोई भी जवान, आपका कोई भी पायलट कोई रिस्क नहीं ले रहा है, क्योंकि ड्रोन जो है वो खुद ही चलता है, और आप मिसाइल भी नीचे ग्राउंड में बैठकर बटन दबाते हैं। तो ये तो बहुत जबरदस्त फोर्स मल्टीप्लायर है, और मुझे लगता है कि ये वाला ड्रोन आने से पाकिस्तान को डेफिनेटली अपनी टैक्टिक्स जो है बदलनी करनी पड़ेगी। राकेश सिन्हा जी, चलिए ये तो हमने समझ ली कि उसकी खासियत क्या है, और अगर ये हमें मिल जाए तो इसके बाद पाकिस्तान पर कैसा प्रेशर होगा, और जिस तरह की खलबली है वहां के अखबारों में नजर भी आ रही है। लेकिन सवाल है कि ये तकनीक भी हमें मिल जाए। हमने कल ये भी देखा कि किस तरीके से पत्थरबाजी की घटना से इजराइल ने निपटा अपने समय में, और पत्थरबाजी की घटना पूरी तरह से खत्म हो गई। कैसे उसके कमांडोज तैयार हुए, कैसे उसके एजेंट हुए और वो अंदर गए, सब कुछ करते, सारी चीजें हमें मिल भी गई। लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, ये शायद सरकार को तय करना होता है, और सरकार की नीतियों पर डिपेंड करता है कि आगे क्या होना है। ये सारी चीजें मिल भी गई। आप अभी कह भी रहे थे कि अगर आपने 1000 करोड़ का सौदा कर भी लिया, रक्षा सौदे में हमें ये हथियार मिल गए, वो हथियार मिल गए, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? और आज की तारीख में अगर जब हम कह रहे हैं कि 70 साल में पहली बार देश का प्रधानमंत्री इजराइल की धरती पर गया है, तो इसके मायने क्या है? देखिए, वास्तव में जो सौदा हुआ वो एक महत्व का विषय तो है, लेकिन इजराइल में नरेंद्र मोदी जी के जाने का जो वास्तविक अर्थ है उसको समझने की जरूरत है। उसको मैं उस घटना से अर्थ समझाता हूं कि 1978 में इजराइल के विदेश मंत्री मोशे दयान, वो अपने चेहरे कर बहुत चर्चित थे, एक आंख पर काली पट्टी लगाया करते थे। वो भारत की कथित रूप से गोपनीय यात्रा हुई। पूरे भारतीय राजनीति में ऐसा भूचाल आ गया जैसे भारत में कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल आ गया हो और भारत कोई अपने राष्ट्रीय हित को सैक्रिफाइस कर रहा है। और आज परिस्थिति देखिए, अकेली जनसंघ एक ऐसी पार्टी रही है जो बिगिनिंग से इजराइल के साथ संबंध पर जोर देती रही है, और भारत की विदेश नीति में मैं कहूंगा रॉ वर्ड्स में उम्मा का इंटरेस्ट अधिक महत्वपूर्ण था, राष्ट्रीय हित कम महत्वपूर्ण था। पैलेस्टाइन की समस्या महत्वपूर्ण है, वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से हम पैलेस्टाइन की समस्या के साथ करें, लेकिन पैलेस्टाइन वो एक वीटो के रूप में काम करे जिसके कारण हम इजराइल के साथ गहरे जीवंत संबंध नहीं बनाए। यह विदेश नीति की बड़ी भूल थी। नेहरू, नासर, टीटो का जो बैगेज था
जो नॉन अलाइनमेंट के रूप में, उस बैगेज को फाइनली नरेंद्र मोदी जी ने भारत की विदेश नीति से निकालकर बाहर फेंक दिया। दिस इज द न्यू फॉरेन पॉलिसी। मैं कहता हूं विदेश नीति के क्षेत्र में नई शुरुआत के 3 पॉइंट्स में बता रहा हूं। पहला कि इजराइल के साथ जो छुआछूत का और आंख मिचौनी का खेल था विदेश नीति में, जैसे राजीव गांधी मिले अपने समय में, एस.एम. कृष्णा मिले, राष्ट्रपति का जाना हुआ, सिंबोलिज्म के साथ लगता था डर डर के करते थे, उससे निकल गया। आंख मिचौनी का खेल बंद हो गया। दूसरा, इजराइल के साथ हमारा भावनात्मक संबंध है। इजराइल 1962 में जबकि हमने 2 साल 71 में उसकी स्वतंत्रता के 2 साल बाद हमने रिकॉग्नाइज किया। 42 साल बाद उसको हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन किया। 62-65 कारगिल में हमारे साथ था, जब पूरा पश्चिम हमारा बायकॉट कर रहा था न्यूक्लियर, जब हमने परीक्षण किया तो इजराइल हमारे साथ खड़ा था। तो इजराइल का, भारत के लोगों का, मैं क्या कहूं, इजराइल की सरकार और भारत की सरकार में तो शत्रुता नहीं तो न्यूट्रलिटी थी, लेकिन भारत की जनता और इजराइल की जनता में एक जीवंत संबंध था। जनता और जनता के बीच संबंध था, सरकार सरकार के बीच संबंध नहीं था। दूसरा महत्व का हुआ, जनता जनता के संबंध को सरकार सरकार के बीच संबंध में फॉर्मलाइज नरेंद्र मोदी ने किया। तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारत की राजनीति में इजराइल एक बड़ा मुद्दा रहा है। वामपंथी पार्टियां और जो इस्लामी राजनीति करते थे, मैं किसी कम्युनिटी को दोष नहीं दे रहा हूं, जो इस्लाम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, वो बड़ा वर्ग पैलेस्टाइन के मुद्दे को ऐसा रखता था जैसे भारत की विदेश नीति का पहला और अंतिम शब्द है। वे ये जवाब नहीं दे पाए जब भारत पाकिस्तान का टकराव हुआ, पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भूभाग को कब्जा कर लिया जिसको पीओके कहते हैं, तब कितने अरब के देशों ने उसके नाम पर पाकिस्तान से संबंध तोड़ा। कितने देशों ने उसके आधार पर वीटो लगाकर कहा, पाकिस्तान से कहा जब तक तुम ऐसा नहीं करते तब तक नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी ने साहसपूर्ण ढंग से भारत की विदेश नीति में बुनियादी परिवर्तन करके ये विदेश नीति का नया अध्याय है। प्रोफेसर कमल मित्रा सिन्हा जी, ये जो बुनियादी परिवर्तन की बात राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की धरती पर कदम रखकर इस दौरे से एक बुनियादी परिवर्तन विदेश नीति को लेकर खास तौर पर रखा है, क्या इससे बाकी के जो मुस्लिम देश हैं उनको मैसेज कुछ गलत गया है? देखिए, मैं 2 चीज कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि इजराइल के खिलाफ 78 रेजोल्यूशन है यूएन में, खास तौर पे फलस्तीनी जमीन को खींचना, उस पे कब्जा करना इत्यादि। दूसरी बात यह है कि इजराइल, हाँ, वो हमारे परमाणु हथियार के समर्थक थे क्योंकि उन्होंने खुद चुपती से परमाणु हथियार बनाया। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस बोलिए या उनकी भी जो रणनीति थी वो बदली। 47 में उन्होंने कहा कि विभाजन में नहीं होना चाहिए, उसके बाद फिर और नरम हो गए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं राकेश जी से कुछ हद तक समर्थक हूं इस पे, मगर जो एक बहुत बड़ी एंट्री हुई वो हुई जब शिमोन पेरेस भारत आए और उनकी बातचीत लाल कृष्ण आडवाणी से हुई। तो ये नहीं है कि झटके से बिना सोच समझ के हमारे प्रधानमंत्री गए हैं। इसका काफी इतिहास है, इसमें अलग अलग पार्टी साथ है, और ये जो है ये अब आखिरी कदम है जो उन्होंने लिया, मगर और भी कदम जैसे ये रेजोल्यूशन है इत्यादि वो उनको लेना चाहिए। और मैं और एक और चीज जो अशोक जी ने कहा था कि ध्यान और जोर केवल हथियार पे मत लगाओ, जो हमारे संबंध और देशों से मजबूत हो रहे हैं वो हमारे सबसे बड़े हथियार है। सुधांशु जी और चरण सिंह सापरा जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले अशोक जी, मैं समझना चाहूंगा कि जो बात यहां पर हो रही है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, हमारी एक छवि है भारत की कि हम गुटनिरपेक्ष, हम किसी खेमे में नहीं आते। इस दौरे को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि ये यूएस इजराइल के खेमे में तो भारत नहीं जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दौरे से बाकी मुस्लिम देशों की नाराजगी मोल ले लेगा भारत? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहूंगा जो भारत ने ये गुटनिरपेक्षता का जो लेबल है, हाँ, ये बहुत पहले छोड़ दिया है। तो हमको ने कहा कि ये गुटनिरपेक्षता के लेबल को तोड़ दिया है पीएम मोदी। जी, नहीं, और केवल अभी नहीं तोड़ा है। हाँ। मेरे विचार से देखिए, जब यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील आपका हुआ 2005 में, जब आपने उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी किया, तो मेरे विचार से कोई ये आप कुछ भी कहते रहें जो ठीक है, हमारे अभी भी बहुत सारे जो विकासशील देश हैं हमारे साथ हैं, जो कुछ हम करते हैं हमको देखते हैं और वो करते हैं। पर ये गुटनिरपेक्षता का आप ये हमको नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हमारे पास गुटनिरपेक्षता का लेबल है इसीलिए लोग हमारे साथ हैं। 2 चीज मैं आपकी इजाजत से कहना चाहूंगा। एक तो जो
भारत और इजराइल के जो संबंध हैं, जैसे कहते हैं ना, जो एक बंद कमरे में क्लोजेट में रखे हुए, इसको हम बाहर लेकर आए हैं। ये एक द्योतक है हमारी बोल्डनेस का, हमारी करेज का, जो हम अपनी विदेश नीति को जैसे हम चाहते हैं अपने राष्ट्रीय हित के लिए, उसकी तरफ हम इसको अग्रसर कर रहे हैं। दो इस मतलब पहले हम मिलते थे ये सोचते थे कि हमें फिलिस्तीन भी देख रहा है, हम इजराइल से मिल रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन भी हमें देख रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। केवल फिलिस्तीन नहीं, देखिए अगर मैं बाकी देश भी बाकी अरब देश भी देख रहे हैं, देखिए कि भाई इजराइल से हमारी क्या बातचीत चल रही है। हाँ, और इसमें हम एक हाइफनेशन होना चाहिए, पर वो हाइफनेशन हमने छोड़ दिया है। परंतु हाइफनेशन छोड़ने के बावजूद हमने फिलिस्तीन का जो प्रिंसिपल्ड हमारा स्टैंड है उसको नहीं छोड़ा है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो हमको अपने रिश्ते जो हैं इजराइल के साथ केवल फिलिस्तीन के प्रेजेंस से नहीं देखने चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो रिश्ते हैं और जो कुछ जितनी संभावनाएं हैं हमारे द्विपक्षीय रिश्तों में, हम खुलकर नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते, उसको हम पूरा फायदा नहीं उठा सकते। तो क्योंकि आप छुपे रहते हैं, आप ये नहीं समझते जो क्या और हम कर सकते हैं, चाहे कृषि क्षेत्र में, चाहे इनोवेशन क्षेत्र में, चाहे साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में। और तीसरी आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे इस जो अभी इन्होंने कहा, प्रोफेसर चिनॉय ने कहा, इस यात्रा की तैयारी बहुत देर से और बहुत सोच समझ से की गई है। ये नहीं है जो कल उनके दिमाग में आया और उन्हें आज चले गए। मोदी जी ने सब जो और अरब के राष्ट्र हैं और गैर अरबी राष्ट्र भी, ईरान से भी अपने रिश्ते बड़े अच्छे किए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कतार हो, चाहे वो यूएई हो, और ईरान भी गए, सबके साथ अपने उन्होंने संबंध बड़े अच्छे किए। और उसके बाद और ये वाले संबंध ऐसे अच्छे हुए जो कि सब राष्ट्र पाकिस्तान का साथ देते थे, अब ये भारत की तरफ आ गए हैं और इसको भी हमने आगे लेकर गए हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से जो वहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, जो ये ऐतिहासिक यात्रा है, मैं 70 साल से आपका इंतजार कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मैं 10 सेकंड एक लाइन जोड़ दूं। देखिए, जनता से जनता का संबंध में भारत की राजनीति में जो दो धाराएं चल रही थी, 50 के दशक में संघ के एक प्रचारक श्री नाना हरि पालकर, वो नहीं रहे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इजराइल छला कडून बला कड़े। और वह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई इजराइल में, उसका वहां अनुवाद हुआ कि पालकर जी के नाम पर इजराइल में एक चौक का नाम पालकर सर्कल कहा गया। इसलिए मैंने कहा कि एक भारतीय इजराइल के साथ भारत के संबंध का भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी सीधा संबंध है। आप देख लीजिए, सभी पार्टियों ने अपने सभी पार्टियों में, एक मैं खत्म कर दूं, सभी वामपंथी पार्टियों का मैनिफेस्टो आप देख जाइए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख जाइए, इजराइल का कंडेमनेशन 60-70 के दशक में और पैलेस्टाइन के मुद्दे को उछालना, ये भारत में भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुस्लिम वोट बैंक को एड्रेस करने का एक टूल बना हुआ था। ये जाहिर है टूल बना हुआ था। इसको भी समाप्त करने का, इस मनोविज्ञान को समाप्त करने का इस दौरे ने बड़ा काम किया है। सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले सापरा साहब, ये बताइए, जो बात यहां पर अशोक जी ने कही कि अब तक जो इजराइल के साथ हमारे संबंध थे वो बहुत लुका छिपी वाले थे, हम खुलकर नहीं मिलते थे। कम से कम पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश की सरकार ने इतनी हिम्मत की है, खुलकर हमने इजराइल से हम मिल रहे हैं। और जो संभावनाएं उस वक्त हो सकती थी, अब तक जो राजनयिक संबंध है 25 साल के, उसमें और ज्यादा इजाफा हो सकता है। ये पहले भी हम कर सकते थे, लेकिन अच्छी बात है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो अब तक हम क्या उसको, इजराइल को एक अलग चश्मे से देखते थे? हम ये देखते थे कि अगर इजराइल से मिल रहे हैं, फिलिस्तीन नाराज ना हो जाए, अरब देश हमसे नाराज ना हो जाए। नहीं, पहले भी खुल के ही मिलते थे, अब खुल के मिलने की परिभाषा को थोड़ा सा बदला जा रहा है जबरदस्ती। क्या है, पहले देश के जो है विदेश मंत्री वो मिलते थे। मुझे याद है जनरल विक्रम सिंह भी गए थे यहां से वहां पर डिफेंस इक्विपमेंट देखने के लिए और डिफेंस इक्विपमेंट की डील फाइनल करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि खुलकर नहीं मिलते थे, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री गए, ये भी बात सच है। खुलकर मिलने की बात या खुलकर मिलने की परिभाषा को अब बदल के देखा जा रहा है, और जबरदस्ती बदल के देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें से कुछ अलग से निकालना चाहते हैं ये लोग। और दूसरी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री खुद उन्होंने कहा कि मैं ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए आया हूं। ग्राउंड ब्रेकिंग तो ऑलरेडी हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कुछ महीने पहले कर गए हैं। तो ये जो विषय है,
कि ग्राउंड ब्रेकिंग कहना या इसको पूरी ट्रिप को कुछ हाइप क्रिएट करना या इसको एक अलग चश्मे से देखना या दिखाना, सुधांशु मित्तल जी मिलाकर जवाब देना स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, कुल मिलाकर के स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी। जो आज की तारीख में हो रहा है दिखाया जाए या फिर ये जो यात्राएं हो रही हैं और जिस संबंध की बात कर रहे हैं, मुझे कंप्लीट ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच रहा है, 10 सेकंड, इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। सुधांशु मित्तल जी देखिए, सप्रा जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, फिर एकदम से भटक गए। फिर उनको ध्यान आया कि शायद राष्ट्रीय प्रवक्ता होने की वजह से उनको कुछ ना कुछ तो अरे भाई साहब अच्छी बात कर रहे थे, भटके नहीं। अच्छा, मैं अपनी बात कर लूं, आप जब नहीं, आप भटकने से और आप पब्लिक को भटका इसलिए करेक्ट कर रहा है। प्रश्न यहाँ दूसरा है। देखिए, जिस समय वहां के प्रधानमंत्री या नितिन आदित्य जी कहें कि मैं इस क्षण का 70 साल से इंतजार कर रहा था, तो उस क्षण की महत्वता को क्या हम कम आंकेंगे क्या? ये भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, ये देश के प्रधानमंत्री गए। इसको इसलिए राजनीति, छोटी राजनीति में ना लाइए, इसको देश के परिप्रेक्ष्य में इसका जो है मूल्यांकन करिए। और देखिए, इससे पहले ये नहीं हुआ, उसके भी कारण थे। ये कोई इसलिए नहीं था कि कांग्रेस थी या भाजपा थी या ये थी या वो थी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो राजनीति थी वो तेल की आर्थिक नीति के साथ जुड़ी हुई राजनीति थी। तेल अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था और किसी भी देश के लिए जो तेल की आयात पे निर्भर था, उसके लिए तेल सशक्त देशों की खिलाफत का मतलब आर्थिक तौर पे बहुत महंगा हो सकता था। ये भी एक सत्य है। तो इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि थोड़ा हम लोग बड़प्पन से सोचे, थोड़ा हम राजनीति अलग करके देश के विषयों को लेकर देश का मूल्यांकन करें। ठीक है, अच्छी बात।